बड़ी देखें ना, अब तो थेरीज ही चल रही हैं और कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं, दीगर थेरीज भी हैं। एक थेरी ये भी मार्केट में चल रही है, वो ये कि ये जितने पॉलिटिकल प्लेयर हैं ये भी जो है वो शायद जो अगली एक सफ़बंदी होनी है इसमें शायद ना हो, क्योंकि जिस तरीके से डिस्क्रेडिट हो रहे हैं लोग या हुई हैं कुछ पार्टियां। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर फवाद चौधरी साहब गए हैं तो वो तो एक इलेक्टेबल हैं ही, उन्होंने एक आध इलेक्शन वहाँ जीता है वहाँ से, और पुराना एक खानवादा है यानी वहाँ पे चौधरी ऑफ जेलम का, तो वो तो फिर मेरे ख्याल में फिर वो तोड़ के ले जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। आपको क्या लगता है? अच्छा कैसा, मैं थोड़ा सा आपको हकायक के करीब ले जाता हूँ ख्वाहिशों से निकल के। जो जहांगीर तरीन ग्रुप साहब के लोग थे सो कॉल्ड इलेक्टेबल, आपको याद है 17 जुलाई को एक इलेक्शन हुआ ज़िमनी। काजी साहब जी सुन रहा हूँ आपको सुन रहा हूँ। 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, नून लीग ने भी सपोर्ट की सबको, वो सारे ही हार गए। तो इलेक्टेबल हाक रहे जिसका वोट बैंक ही नहीं है, तो लिहाजा इलेक्टेबल को 2018 में आने वाली हुकूमत ने मलिया मेट कर दिया है। मुझे आसफ अली जरदारी साहब नहायत काबिल एहतराम, और सियासत करना उनका हक है, वो लाहौर बैठे, पेशावर बैठे, कराची बैठे, एक बंदा बताएं जो वो सीट जीत सकता उनके पास आया हो। जहांगीर तरीन साहब के साथ जितने लोग थे जो मैंने कहा पीटीआई से नाराज हुए, वो नून लीग में आ गए, जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन में, वो सारे के सारे नून लीग की सपोर्ट के साथ हार गए। तो इलेक्टेबल वाला काम अब गया। अब कादी साहब, अच्छा भट्टी साहब एक सवाल कर दूं, ज़िमनन बात कर दूं, एक और बड़ी कदावर। आसफ अली जरदारी का एक बंदा बताए जो आप समझते हैं लाहौर में इलेक्शन जीत सकता है। जीत नहीं सकता, जीते वाले से सिर्फ 10% वोट भी ले सकता है। देखिए कुछ पता नहीं होता, वक्त बदल जाए। तो मुझे याद है वो क्या नाम था पुरानी नारकली से एक जिनका तखल्लुस किरला था, वो भी शायद जीतने पे आए, तो क्या नाम था? सलीम किरला साहब थे, वो नहीं जीत सके, लेकिन क्या पता होता है कि कौन जीत। मगर मेरा सवाल और है, एक और बड़ी कदावर शख्सियत है जनाब। 30 सेकंड बात साहब मेरी सिफारिश कर दे, मैं कमजोर आदमी हूँ। इस दफा सलीम किरलों की मंडी लगेगी। मशीन बनाने वाले एमपीएमएन की मशीन बना रही ना, वो मशीन खराब हो गई है जिसमें एमपीएमएन जोड़े जाते थे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, चंद दिनों बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, नहीं वो मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़े स्टाल वाट और बड़ी कदावर शख्सियत माशाल्लाह, अभी शायद वो उन्होंने कोई पार्टी भी बदली है, जनाब फैज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने कहा है कि वो जो इलेक्शन थे ज़िमनी इंतखाबात वो तो जितवाए गए थे। तो कोई ऐसी बात भी है जो वो कह रहे हैं? ये तो जाहिर है वो बड़े उनकी रसाई है, और उस वक्त वो उस पार्टी में भी थे जो जीती थी। देखिए फैज़ुल हसन साहब के बयान देखें जो उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की आसफ अली जरदारी ने। अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कि किसने जितवाए थे? हुकूमत तो नवाज शरीफ की थी। मुझे बता देना। अब एक छोटा सा सवाल है, पता नहीं किन के सामने फैज़ुल हसन साहब ने ये जवाब दिया, मैं होता तो मैं मुझे अभी कंट्रोल रूम ने बताया है कि ये मौसूफ ने फरमाया है। मसूफ से यही जवाब तो मैं चाह रहा हूं कि उस वक्त हुकूमत वफाक में पाकिस्तान पीडीएम की थी, पंजाब में भी पीडीएम हमजा था, तो किसने जिताया उसका नाम तो ले। इनके नाम पे जुबान पे छाले पड़ जाएंगे इनके। चले इसको यही छोड़ते हैं, ये बताएं भट्टी साहब। इसको कहाँ छोड़ते हैं? देखिए इन फसली बटेरों ने पाकिस्तान की सियासत को बहुत डैमेज किया है। इख्तलाफ राय होना चाहिए, सियासी जमात बदलने का हक भी है, लेकिन खुदा के लिए सियासी राय इख्तलाफ राय को गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के फतवे ना दें। सारे ही काबिल एहतराम है। नून लीग हमसे ज्यादा, महबूबे वतन पीपल्स पार्टी हमसे ज्यादा, पीटीआई हमसे ज्यादा, मौलाना हमसे ज्यादा, लेकिन फैज़ुल चौहान साहब से एक सवाल अगर आप पूछा सके भट्ट साहब, तो उन्हें कहिएगा जनाब नून लीग की हुकूमत थी वफाक में भी और सूबे में भी, तो ज़िमनी इलेक्शन किसने जिताए? मैं उनकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। जी भट्टी साहब, जहांगीर तरीन की पार्टी के अलावा क्या समझते हैं आपको और भी पार्टियां बनती नजर आ रही हैं, और ये बड़ी पार्टी को एक किंग्स पार्टी की बजाय 5-6 पार्टियों में तकसीम करने की बातचीत नहीं चल रही? भट्ट साहब, जहांगीर तरीन साहब पर बहुत एफर्ट्स की गई,
मेरा उनका जाती एहतराम का रिश्ता, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही। ये 4-5 ग्रोह बन जाएंगे। ग्रोह पार्टियां नहीं बनेंगी, ग्रोह। लफ्ज ग्रोह और जमात में फर्क होता है। जमात डिसिप्लिन होती है, उसका वोट बैंक होता है। ग्रोह के कुछ लोग होते हैं 50-60 इसके साथ हो गए, 50-60 सीट हो गए, लेकिन वो ग्रोह इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं होते। इस वक्त जान के कोशिश की जा रही है किसी हालात की खराबी पर एक पीटीआई सरकारी बनाई जाए, 2-3 पीटीआई उसमें से वैसे बच्चे दिए जाए। इतने मुर्गी अंडे नहीं दे रही जितनी पीटीआई से पार्टियां निकालने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन एक बात, आप भी मेरे भाई साहिब इल्म है, कादी सईद मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, याद रख लो ये बरात नहीं जे चढ़नी। सख्त मायूस हो रहे हैं अपने हलकों में जाके कुछ लोग। देखें, पार्टियां बनाना कोई इशू नहीं, 300 के करीब है। क्या वोटर है आपका, सपोर्टर है जिसने घर से निकल के पोलिंग स्टेशन पे जाके आपको पर्ची में वोट डालना है, और उनके कितने % है? पार्टियां तो जो मर्जी बना ले, सुनता जा, शर्माता जा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान सब कहते थे, पार्टी बनाना नहीं। इलेक्शन जीतने की पोजीशन में कादी साहब 14 की 14 जमातें मिलके भी लड़े तो हुकूमत नहीं बना सकती। कादी साहब ये प्रोग्राम आपने अलग क्लिप रख लेना इसका। हाँ, एक जमात को बिल्कुल लड़ने ही ना दिया जाए, उसका फिर मुझे नहीं बता, उसको बिल्कुल ही निस्तो नबूद कर दिया जाए, उसका नाम ही मिटा दिया जाए, वो एक अलग इशू है। अदरवाइज 14 की 14 जमातें मिलके पाकिस्तान में 172 सीटें लेके एमएनए नहीं, वजीर आज़म नहीं बना पा रही अब तक के सरकारी सर्वे के मुताबिक। इससे मेरा सर्वे का कोई वास्ता नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फिर शायद दोबारा कहा है, या वो कहते रहते हैं कि मुज़ाकरात करें, आपस में बैठें, पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलें, लेकिन अभी जो पिछली दफ़ा एक मुज़ाकरात की दावत आई थी उसको तो बिल्कुल बुरी तरह से स्नब कर दिया था। तो क्या इस इन द वेक ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, इस माशी बदहाली को देखते हुए कोई बातचीत करके कोई रास्ता निकाल लें? अभी तो बड़ी मुश्किल स्टोरी हमने करनी है कि IMF से निकल के हमने जीना कैसे है माशी एतबार से, तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा? आप पर बड़ी कायदाना सलाखतें हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा खूबियाँ दी हैं। जब आप इशारा तोड़ते हैं, कभी सार्जेंट कहता है कि इशारे से जाके सिग्नल से मुज़ाकरत कर, यार तूने रेड क्यों हुआ, तूने ग्रीन होना था, वो चलान होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर मुज़ाकरत का कहे तो समझे वो फैसला नहीं करना चाहते। मुज़ाकरत के लिए पर्या पंचायत नहीं है वो। एक तरफ खुद मेरी गुनाहगार आंखों ने सैकड़ों मरतबा सुना कि 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना जरूरी है। उसके बाद नहायत काबिल एहतराम उमर अता बंदयाल साहब 3 रुकनी बेंच ने 14 मई का फैसला हुक्म सादर फरमाया। उसके बाद एतजाज अहसन साहब ने फरमाया दुनिया इधर से उधर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदूली नहीं। जज साहब ने भी एक फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, दोनों आप बैठे हैं, 14 मई को इलेक्शन हो तो नहीं गए, मुझे पता नहीं चला, मैं सो रहा था उस दिन। जरा मेरी रहनुमाई करें भट्ट साहब, आपने झूठ बोला ना तो फिर मैं आपका वो वाला नाम ले लूंगा जो बचपन से लेता हूँ। आरिफ साहब, बात यह है कि इलेक्शन तो कोई नहीं हुए, ना पाकिस्तान में हुए ना कहीं बाहर के मुल्क में हुए हैं, लेकिन सवाल है जो करवाने वाले हैं वो खामोश क्यों हैं, उसके पीछे क्या है, आज वो भी तो खबर दे हमें। देखिए, उनके पल्ले जिसको आगे लाए थे उनके पल्ले ही कुछ नहीं रहा, पल्ले नहीं थे, कर दी मेला मेला। आप बड़ी खूबसूरत घर बना लेते हैं, आलीशान बना लेते हैं, लेकिन उस घर में जिसको आप चाबी देते हैं वो हंडिया बनाता है तो उसको जला देता है, बिजली जलाता तो इतना नाड़ी होता है फ्यूज उड़ा देता है, घर का दरवाजा तोड़ देता है, घर चलाने के काबिल ही नहीं रहा। इक़्तिदार तो लेना कोई बात नहीं, इक़्तिदार चलाना। माशी तबाही में काजी साहब इस वक्त माशी तबाही के आखिरी दहाने पे खड़ा कर दिया है। जो आप दावे करके हुकूमत लाए थे अप्रैल 2022 में, क्या पेट्रोल वही कीमत है, बिजली की वही कीमत है, गैस की वही कीमत है, रोजमर्रा की अशिया की वही कीमत है, डॉलर की वही कीमत है? तो मेरे मोहतरम, आप एक ज़बरदस्ती छीन के चीज़ दे के मुझे दे देते हैं, लेकिन मेरा इतना बेचारे की गुंजाइश ही नहीं है। मैं उठाऊं, मैं गिर रहा हूँ, लड़खड़ा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, आप मुझे बार बार सहारा दे रहे हैं। अच्छा
भट्टी साहब, ये ना आपने आइंदा नहीं करना, ये नहीं देना आपने मुहावरा, पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला। हम तो वो हैं जिन्होंने यहाँ पर एक धेला नहीं छोड़ा, धेले हमारे पास बड़े हैं। मगर मुझे सवाल ये मेरा नहीं है, मुझे धेले से याद आया, मुझे ये फरमाएं कि अब यूरोप में एक, पहले भी हमने ये खबर की थी और मैंने आपने भी की थी कि यूरोप में अब एक बहुत बड़ा कंसर्न और अवामी प्रेशर है कि दुनिया भर से लूट माल का सारा जो पैसा है, वो उसका जो आलमी दारुल खिलाफा है वो तो लंदन बन गया और ऑफशोर हेवन्स बन गए, जो इधर उधर से रशिया से कहीं से पाकिस्तान से तो खैर एक पैसा नहीं गया, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो ये उसको यानी उसको गिरफ्त में लाने के लिए कोई अपना कुछ है हलचल, ये आपके पास इतला है? अगर नहीं है तो कल तक इकट्ठी करके रखना, अगर है तो अभी दे दें। नहीं, पहले बात सुने, भट्ट साहब से भी बोले, वाकई तेला तो नहीं गया, डॉलर पाउंड तो नहीं कहीं गए, तेले का उनके से क्या काम, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, मारेगा बकरा ईते लेला। अब मैं गुजारिश करता हूं, आपकी खबर ठीक है, लंदन में एक बहुत बड़े खानदान की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, एस नाम का आदमी, एस से शुरू होने वाला नाम, कोई भी नाम हो सकता है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका पैसे ले जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ले जा रहा है और वहां प्रॉपर्टी को प्लस किया जा रहा है। इधर भी इतनी प्रॉपर्टी है कि उसको निकालते हुए साल हाँ साल लगेंगे। कुछ प्रॉपर्टी इधर के बिलियनर भी खरीद नहीं पा रहे, इतनी महंगी महंगी है। तो आपकी इस खबर को इस हद तक मेरे जैसा एक छोटा सा रिपोर्टर पता है, एक सईद नाम का बंदा है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसके लिए इधर से चीजें वहां ले जाने का प्रैक्टिकली अमल शुरू कर चुका है, क्योंकि कामयाबी में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान पड़ा है गोदाम में, तो ले जाना उसके लिए मुश्किल है। एयरपोर्टों पे भी सख्ती है, दीगर ममालिक में भी ये उसको जो क्या आया था यार, ये कोरोना, पूरी दुनिया ही उसने चेंज कर दी है। तो कादी साहब आप उधर बैठ के लंदन पे भी आंख रखते हैं, और शहजाद भट्ट साहब अगर इजाजत दे दें तो प्यार वाला नाम ले दूं।